हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके 150 प्रश्न हैं, जैसे लेखक, रचनाएं, रचयिता, ठीक है, ग्रंथ, ऐसे सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, देखिए निर्देश में दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यहां पर दिया हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए जो आपका सी नंबर है कि आपका इस्तार दला लिटरेच्योर एदुई हिंदुस्तानी, ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा। और कह सकते हैं इसे अगर हिंदी में एक सीधी सीधी भाषा में बात करें तो एक होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, या इसे कह सकते हैं अगर दोनों में कोई मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर दिया है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो 2 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 1929 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे, कौन कौन शामिल नहीं थे। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपके सुखदेव बिहारी भी हैं, गणेश बिहारी भी हैं, श्याम बिहारी भी हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र ये आपके कह सकते हैं आपके मिस्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके कौन हैं। तो याद रखिए हिंदी साहित्य की भूमिका जो आपके हैं इनके लेखक है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है। यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये किसकी कृति है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका बी नंबर, डॉक्टर बच्चन सिंह की है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और याद रखिए कभी कभी क्या होते हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं मिलता है तो ये सर्च करने का एक तरीका होता है कि जो आंसर आपको दिया जाए उसी आंसर को बोलिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, तो आंसर आपका हो सकता है नेट में आपका निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा है। यहां पर आपको किसका दिया है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस शीर्षक से लिखा है। तो 6 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की कृति है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन दिया है, इस कह सकते विद्वान की जो कृति है किस विद्वान की। तो 7 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा की है। नलिन विलोचन शर्मा की है, ऑप्शन का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में विभाजित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 18 खंडों में विभाजित है। ठीक है, और अगर वैसे भी आप करते हैं हिंदी साहित्य को कितने भागों में, तो वो तो 4 होता है, यहाँ पर वृहत इतिहास की बात किया है जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 18। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले लेखक। हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले के लेखक आपके कौन से हैं। तो 9 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपके थे गरसादा तासी। ठीक है, कौन से थे, तो आपके गरसादा तासी, ये आपके हिंदी साहित्यिक इतिहास के पहले लेखक हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर 9 का हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं। रीत काव्य की भूमिका के लेखक आपके कौन हैं। तो याद रखिए रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र रीत काव्य की भूमिका के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है। देखिए आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है।
तो याद रखिए आदिकाल के कई लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। यहां पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपका हो जाएगा वीर गाथा काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वीर गाथा काल। तो 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? तो यहां पर देखिए 12 नंबर में कि इनके अनुसार माना जाता है 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन लगभग आपको इनके बीच में ही दिए गए हैं, है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका सी वाला आपका सही है। ठीक है, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच का जो है ये रामचंद्र के अनुसार आपका है आदिकाल की समय सीमा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संदेश रासक के रचयिता, संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? रचयिता आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा अब्दुर रहमान। ठीक है, अब्दुर रहमान ये संदेश रासक के रचयिता हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा अब्दुर रहमान। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है इनमें से किस रासो काव्य के रचयिता नरपत नाल हैं? कई बार हमने आपको बताया भी है। तो नरपत नाल ये जो आपके हैं देख सकते हैं कौन से आपके रासो काव्य हैं। तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर आपके बीसल देवरासो। ठीक है, किस रासो काव्य के? बीसल देवरासो के आपके रचयिता हैं नरपत नाल, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता, सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, हमेशा से पढ़े आपने। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं ये आपके हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर 15 का हो जाएगा बी नंबर चंद्रवरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देख लीजिए राहुल साकृत्यायन के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार पूछा गया है, क्योंकि हिंदी में किसी के अनुसार पूछा जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो राहुल साकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि जो माना गया है या आपको किसे माना गया है? तो 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा सराहपा को माना गया है, सराहपाद को। ठीक है, सराहपाद ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, यहाँ पर फिर से देख लीजिए हिंदी की पहली रचना नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार। तो यहाँ पर आपका 17 का जवाब क्या हो जाएगा? 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बी नंबर श्रावकाचार है। ठीक है, श्रावकाचार है। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे श्रावकाचार की जो रचना किया है वो किसने किया है? श्रावकाचार की जो रचना किया है वो आपके सामंत भद्रा ने किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की रचना साकृत्यायन के अनुसार आपकी कौन सी है? तो श्रावकाचार, जो कि आपके सामंत भद्रा के द्वारा आपकी लिखी गई है। यहीं पर एक पॉइंट होता है कि हिंदी की पहली कहानी है तो आपकी इंदुमती, जो कि आपके किशोरी, जो आपके लाल गोस्वामी के द्वारा। एक और होता है यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सी वाला दिया है कि पौमचरित्र। याद रखिए पौमचरित्र जो आपका है ये आपका एक ग्रंथ है, याद रखिए क्या है? ग्रंथ है। तो इस कारण से आपको सी नहीं लगाना है। ठीक है, पौमचरित्र एक कह सकते हैं पहला ग्रंथ है जो कि स्वयंभू के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर पूछा गया था हिंदी की पहली रचना राहुल साकृत्यायन के अनुसार, तो श्रावकाचार। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? देख लिए आदिकाल पूछा है, और आदिकाल में जो आपका रचित महाकाव्य है ये महाकाव्य आपको कौन सा है? तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? 19 नंबर आपको बताना है। देख लिए जगनिक हैं, चंद्रवरदाई भी हैं और अमीर खुसरो भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके दिए हैं नाभादास, नाभादास ये आदिकाल के कवि नहीं है, याद रखिए ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि आहला खंड किस रचना का दूसरा नाम है? आहला खंड, और हमने आपको बताया था आहला खंड के बारे में यूपी स्पेशल में। तो देखिए आहला खंड किस रचना का दूसरा नाम है? तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आहला खंड की रचना का दूसरा नाम है परमाल रासो। हम क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, नहीं तो एक बार पढ़ते और सीधा सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। समझ में आ रहा है ना?
चलिए अगला है, कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल का नहीं है तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास, नंददास और के हित हरिहर दास या हित हरिवंश दास ये आपके हैं, लेकिन जो आपके नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास आपके भक्ति काल के नहीं हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है, राधा वल्लभ संप्रदाय का जो संबंध है ये आपके किससे है? तो याद रखिए राधा है तो कृष्ण है, ठीक है, राधा है तो कृष्ण है, अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है आपके कृष्ण काव्य से है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित आपके कवि हैं? तो 23 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ये आपके हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं आपके लाल दास, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है अष्टछाप के रचयिता। देखिए अष्टछाप में क्या होता है कि आठ आपके कवि हैं, है ना, फिर भी यहाँ पर कह सकते हैं इनमें गलतियां हो जाती हैं। अगर इन आठों को रट लीजिए तो हो सकता है ढेरों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। देखिए अष्टछाप की जो रचयिता है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में नहीं था, इस कारण से हमने यहाँ पर आपका सूरदास लिख दिया है। आपका आंसर आपका यहाँ पर कह सकते हैं सूरदास हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा पेनेंस हो गया है। तो देखिए रट लीजिए कि कौन कौन है, इनको आप रट लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके कौन कौन है इनमें से। तो देखिए सूरदास, ठीक है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, छीतदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, है ना, ये आपके 8 हैं, इनको रट लीजिएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 25 नंबर कि रामचरितमानस जो लिखा गया है ये आपके किस भाषा में लिखा गया है? तो 25 को ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस। समझ में आ गया? 25 को ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि विनय पत्रिका की काव्य शैली है, विनय पत्रिका की काव्य शैली जो आपकी है यह आपकी काव्य शैली है आपकी मुक्तक शैली। कैसी है? मुक्तक शैली है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मुक्तक शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? थोड़ा इजी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सूरदास, साहित्य लहरी और सूर सारावली ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, या आपकी कृष्ण गीतावली या आपके सूरदास का नहीं है। तो इस प्रकार से 27 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके जो थे वो आपके कौन? तो याद रखिए सखी संप्रदाय के आपके स्वामी हरिदास थे, ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपके सी नंबर स्वामी हरिदास थे। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? देखो अभी हमने आपको दिखाया भी था, है ना, कि कौन कौन है। तो आपके यहाँ पर 29 में देख सकते हैं कुंभनदास और आपके नंददास, चतुर्भुज दास। यहाँ पर आपकी जो नरोत्तम दास है, नरोत्तम दास ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं है, याद रखिएगा, अभी हमने आपको बता भी दिया है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? ठीक है, या एक क्वेश्चन इसी से एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है कि रामचरितमानस कितने सोपान में बटा है? ठीक है, सोपान शब्द होता है जिसे खंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 30 का जवाब क्या हो जाएगा? 30 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, 7 खंडों में आपका विभक्त है या 7 सोपानों में विभक्त किया गया है रामचरितमानस। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि सूफी काव्य धारा की प्रथम कृति कौन है? कह सकते हैं सूफी काव्य धारा की प्रथम जो आपकी कृति है वो आपकी कृति कौन सी है? यहाँ पर 31 का जवाब देना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 31 वाले में जो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी दिया है, बी दिया है आपके कौन? तो आपके चंसवयन। ठीक है, चंसवयन जो आपके हैं ये आपके कह सकते हैं सूफी काव्य धारा की प्रथम आपकी यहाँ पर कैसे कृति है, जो कि आपके कह सकते हैं आपके मुल्ला दाऊद के द्वारा आपकी रचित की गई थी। कब की गई थी? तो आपकी 1379। याद रखिए, इसकी डेट लिख लीजिए, यहाँ पर डेट आपकी है 1379। ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है। वहीं पर जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना जो की गई थी वो आपके जायसी के द्वारा 1540 में की गई थी। ठीक है, 1540 में। वहीं पर जो आपकी मृगावती है,
ठीक है। मृगावती की रचना आपकी कुतुबन ने किया था, जो कि 1503 में की गई थी। तो इसके अनुसार आपने देख लिया होगा कि जो चंसवयन है ये आपके मुल्ला दाऊद के द्वारा आपकी की गई थी, ठीक है। तो इतने सन में की गई थी और कह सकते हैं मुल्ला दाऊद को ही यहाँ पर सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से बनने वाले थे, बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप की स्थापना किसने, यहाँ पर देखो स्थापना की बात किया है, ना कि पूछा कि उनमें कौन शामिल है ना। तो यहाँ पर अष्टछाप की जो स्थापना किया था ये आपके किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके विट्ठल नाथ ने किया था, इसकी स्थापना पूछा है, ठीक है। सूरदास मत लगाइएगा, सी नंबर लगाना है, विट्ठल नाथ जो की स्थापना पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? 33 का जवाब देना है और 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका बी नंबर है आपका ब्रजभाषा, ठीक है। वी से विनय पत्रिका, वी से ब्रजभाषा, ये याद रखना, क्योंकि रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में होती है, विनय पत्रिका आपकी जो वा से ये है और वा से ये है तो आपका ब्रजभाषा याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो देखिए तुलसीदास का महाकाव्य पूछा है, जो कि आपका सिंपल सी बात है कि आपका रामचरितमानस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से कौन सा रहस्यवादी है? इनमें से कौन सा रहस्यवादी है? 35 का जवाब देना है, 35 का जवाब देना है और 35 को ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो आपका दिया है सी नंबर जयसी, ठीक है। जयसी को यहाँ पर कह सकते हैं रहस्यवादी कहा जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राम पंचाध्यायी के रचयिता, देखिए राम पंचाध्यायी यह आपने सुना होगा रास पंचाध्यायी, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है वो भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए राम पंचाध्यायी जो आपके हैं, इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा आपके नंददास, ठीक है। कौन आपके हैं? तो यहाँ पर आपका बी नंबर नंददास, ठीक है। हाँ, मान लो अगर ये चारों ऑप्शन आपके भक्ति काल के ना दिए गए हों, तब आपको एक वर्ड होता है रास पंचाध्यायी, जो कि अब्दुल रहीम खान ने लिखा था, मतलब अनुवाद कर सकते हैं कि वो अनुवाद उन्होंने किया था, ठीक है। रास पंचाध्यायी में अगर आपका आता है अनुवादित या कह सकते हैं इस युग में संबंधित नहीं है, तो आपके अब्दुल रहीम खान जो आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर राम पंचाध्यायी रास पंचाध्यायी के आपके हैं आपके नंददास, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अब्दुल रहीम खान को कई भाषाओं में परिवर्तन करने का ज्ञान भी था, ठीक है, इस कारण। अगला प्रश्न आपका है कि रसखान का संबंध किस काव्यधारा से है? रसखान, भाई रसों की खान, रसखान, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ये आपके कृष्ण भक्ति काव्य से हैं आपके रसखान, ठीक है, याद रहेगा। 37 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 38 वाले में यहाँ पर दिया है प्रेम वाटिका, सुजान सागर, दान लीला और आपका अनेकार्थ मंजरी। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके पहले ये भी है, सुजान सागर भी है, दान लीला भी है, लेकिन जो आपका डी नंबर है अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी ये आपके रसखान की नहीं है, तो है किसकी? ये है आपके नंददास की है, ठीक है। अनेकार्थ मंजरी किसकी है? तो आपके नंददास की है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि युगल शतक के रचनाकार हैं, युगल शतक के रचनाकार आपके कौन है? युगल शतक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 39 का हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके कौन है? तो आपके श्री भट्ट हैं, ठीक है। कौन आपके हैं? श्री भट्ट हैं। इसमें अपवाद माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपके मिलते हैं आपके श्री भट्ट ही मिलते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? रीत विवेचन आपसे पूछा गया है, तो आपका जवाब आपका 40 को हो जाएगा बी नंबर, आपकी साहित्य लहरी में आपका रीत विवेचन है। मतलब कह सकते हैं कि कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध अंधे थे। कोई कहते हैं कि सूरदास ने ये ग्रंथ अपने हाथों से लिखा है, तो भाई अगर अपने हाथों से लिखा है इसका मतलब वो अंधे नहीं थे, है ना। अपवाद पूछा है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ये जन्मांध अंधे थे या किसी कारण से अंधे हो गए, है ना, तो वो विवेचन आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का है? भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत में आप देख सकते हैं भंवर गीत है,
उद्धव शतक है, भ्रमर दूत है। ये तीनों ही पॉइंट आपके भ्रमर गीत में हैं। हाई स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर पूरी तरीके से आपकी इस चीजों को बताया होगा भ्रमर गीत वाले में, उद्धव, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो चारों हैं ये आपके सभी आपके भ्रमर गीत परंपरा के हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है। रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं शुक्ल जी के अनुसार से पूछा गया है। तो 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, रीत निपुण, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा रीत निपुण, यह आपकी शुक्ल जी ने मानी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे। घनानंद किससे प्रेम करते थे। यहाँ पर घनानंद पूछा है और घनानंद जो प्रेम करते थे ये करते थे एक सुजान नामक एक स्त्री थी, ठीक है। सुजान नामक एक स्त्री से इससे प्रेम करते थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सुजान। नेक्स्ट प्रश्न आपका है इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन सा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है रीत सिद्ध। रीत सिद्ध जो आपके कवि आपके हैं आपके कौन से हैं। तो 44 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिहारी, ठीक है। आपके कौन है, तो बिहारी हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि काव्यांग निरूपण करने वाले कवि कहे जाते हैं। काव्यांग निरूपण करने वाले जो कवि कहे जाते हैं वो आपके कौन है, काव्यांग। तो भाई काव्यांग निरूपण करने वाले जो आपके कवि हैं ये आपके कवि हैं आपके रीतिबद्ध, ठीक है। कौन आपके हैं, रीतिबद्ध हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का है। तो भाई केशव दास के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, केशव दास रामचंद्रिका, केशव दास रामचंद्रिका, है ना, ऐसे पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं रामचंद्रिका भी है, कविप्रिया भी है और जहांगीर जसचंद्रिका भी है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है ए बी सी अर्थात ये सभी आपकी कौन है, तो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं केशवदास की है। और यहाँ पर हमने आपको बताया केशवदास रामचंद्रिका, मतलब ऐसा होता है ना एग्जाम में फटाफट आंसर लगाते हैं केशवदास रामचंद्रिका, लेकिन अदर भी देख लीजिए करिए ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा माना जाता है। रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन माना जाता है। तो लोकप्रिय कवि की बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, तो जवाब आपका 47 को हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके बिहारी हैं। कौन है आपके, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रीत काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है, तो आपकी बिहारी हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। तो दोहों की संख्या आप दो प्रकार से देखेंगे, कहीं पर आपको 719 होगा, कहीं पर आपको 713 भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो सर्च करने में थोड़ी जल्दी से सर्च कर लेते हैं और पूरी तरीके से नहीं देखते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 719 है। कितने हैं, 719 हैं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका सी हो जाएगा। 48 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि केशव द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। केशव दास के द्वारा रचित महाकाव्य, तो अभी आपने देखा, हमने पढ़ाया भी कि केशव दास रामचंद्रिका है ना। तो यहाँ पर 49 का जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, केशव दास रामचंद्रिका, क्योंकि ये महाकाव्य है, महाकाव्य अधिकतर पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है कि इनमें से भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है। भिखारी दास का ग्रंथ आपका इनमें से कौन सा है। 50 का जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। 50 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा काव्य निर्णय, ठीक है। भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है, तो काव्य निर्णय है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए से हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि सेनापति के ग्रंथ का नाम बताइए। सेनापति के ग्रंथ का नाम बताना है। याद रखिए इनके दो महत्वपूर्ण आपके ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ आपका है कि काव्य कल्पद्रुम और दूसरा है जो कि आपका दिया गया है बी वाले में, और बी वाला जो दिया है कवित रत्नाकर, ठीक है, ये इनका दूसरा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं सेनापति के ग्रंथ का नाम है ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है और देख सकते हैं ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। कह रहा आपसे कि कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। शिवपूजन शाह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी और माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हैं आपकी कवि वचन सुधा के संपादक, ठीक है। बी नंबर इज राइट। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि कौन सी कहानी
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई या कानों में कंगना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। सभी के जवाब आ चुके हैं कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो आपकी उसने कहा था, ये है। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से भारतेंदु का नाटक कौन सा है? भारतेंदु, तो देख सकते हैं कि आपका भारत दुर्दशा भी है और अंधेर नगरी है, तो इसका मतलब आपका सत्य हरिश्चंद्र भी है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको कौन सा बनेगा? डी वाला आपको हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंधा युग किसका गीत नाट्य है? अंधा युग, और अंधा युग किसका है? अंधा युग किसका है? बिल्कुल सही है, अंधा युग जो आपका है ये आपके धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है अंधा युग। सूरज का सातवां घोड़ा, ये कई आपकी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है आधे अधूरे के रचयिता का नाम बताइए। आधे अधूरे के रचयिता का नाम पूछा गया है और राइट आंसर आपको क्या बनेगा? यहाँ पर है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। काफी बच्चों के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, मोहन राकेश। याद रखिए आधे अधूरे के रचयिता का नाम क्या है? मोहन राकेश है। 56 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में देखेंगे कि आपका चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। अगर दो है तो इसका मतलब तीसरा भी होगा, जो कि दिया है कि जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बनेगा डी, उपयुक्त सभी। ये सभी जो आपके नाटक हैं आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो याद रखिएगा कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। ऑप्शन में दिया है निर्मला, कर्मभूमि, कफन और आपका रंगभूमि। याद रखिए इसका जो शुद्ध जवाब होता है वो गोदान होता है। ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपका दिया गया है सी वाला कफन, तो कफन में कुछ बहुत कृषक जीवन आपका दिया गया है। अगर ऑप्शन में आपका यहाँ पर होता कौन सा? गोदान। ठीक है, गोदान, तो 100% आपका कौन सा शुद्ध होता है? यहाँ पर गोदान होता। जब भी कभी ऑप्शन में गोदान आए तो गोदान को ही लगाना, कफन को मत लगाना। बल्कि ऑप्शन में आपका गोदान नहीं है तब आप कफन को लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर बैठे हैं तो आपको एक ना एक क्लिक जरूर करना पड़ेगा। इस कारण से मान लो गोदान नहीं दिया है तो आप कफन को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गोदान है, क्योंकि मेन ही गोदान ही है ना, इस कारण से गोदान होना चाहिए था। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कफन कहानी के लेखक कौन है? तो सिंपल सी बात है, उसी की चर्चा हो रही है, और चर्चा हो रही है तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर, प्रेमचंद। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, उदंत मार्तंड। ठीक है, कौन आपका है? उदंत मार्तंड है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक से नहीं जुड़े थे। सरस्वती पत्रिका का संपादन, यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर याद रखिए जो पत्रिका थी ये 1903 से 1920 के लमसम बीच में आपकी चली हुई थी। ठीक है, और इससे जो आपके जुड़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और इनके सहयोगी थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और आपके श्री नारायण चतुर्वेदी। मतलब कह सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादन में जो हिस्सा नहीं था वो आपके किसके? तो प्रताप नारायण मिश्र का हिस्सा इसमें से नहीं था, अर्थात ये इससे जुड़े नहीं थे। ठीक है, अदर यहाँ पर आपके जुड़े हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? अभी हमने बताया कब से किया था। यहाँ पर 62 का जवाब क्या बनेगा? बी वाला, 1903 से 1920 के बीच संपादन आपका किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर द्विवेदी युग की बात किया है, और द्विवेदी युग का जवाब क्या बनेगा? जवाब का बनेगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रिप्रवास। याद रखिए कि द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य आपका प्रिप्रवास है, जिसकी आपके लेखक आपके कौन है? तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का आपका यह महाकाव्य है प्रिप्रवास। ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा, द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा। तो यहाँ पर जानते हैं कि द्विवेदी युग की काव्य की जो भाषा है वो आपकी कैसी है, ये आपकी खड़ी बोली। द्विवेदी युग में जो काव्य भाषा है वो आपकी कैसी है, तो आपकी खड़ी बोली याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया। पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया था। ये आपका जो समाचार पत्र है वो आपका कौन सा, राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, कौन आपका है, तो हिंदी प्रदीप है, यह आपके बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित किया गया समाचार पत्र है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया है। याद रखिएगा कि शिव शंभू के चिट्ठे, इसमें से जो व्यंग्य का निशाना बनाया है यहाँ पर कवि ने, वो आपके किसको बनाया है, ये बनाया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर सही बनेगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए बनेगा, लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, शिव शंभू को चिट्ठे में किसको निशाना बनाया, तो लॉर्ड कर्जन को बनाया गया है। 66 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कर्मनाशा की हार किस विधा की कृति है। कर्मनाशा की हार, तो याद रखिए कर्मनाशा की हार से एक पॉइंट ये बनता है कि ये है किसकी, ये है किसकी रचना, तो शिव प्रसाद द्वारा आपकी रचित है कर्मनाशा की हार। ये जो आपकी आधारित है, या आपकी आधारित किस पर है, ये एक कहानी है। याद रखिए कर्मनाशा की हार ये क्या है, ये एक कहानी है जो कि आपकी कह सकते हैं शिव प्रसाद द्वारा आपकी लिखी है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही, और कलम का सिपाही यहाँ पर कौन से बनेंगे, कलम का सिपाही यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अमृत राय। ठीक है, याद रखिए कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो आपके अमृत राय हैं। और जो लोग यहाँ पर प्रेमचंद दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये जो कलम का सिपाही है, लेखक हैं आपके अमृत राय, लेकिन लिखा किस पर है, किसकी जीवनी पर, तो प्रेमचंद की जीवनी पर लिखा गया है। अमृतलाल कौन है, तो प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय। ठीक है, इन्होंने प्रेमचंद की कहानी को लिखा है। समझ में आ गया ना। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं आपके अमृत राय, और लिखा है किसकी जीवनी पर, तो आपकी प्रेमचंद की जीवनी पर। ये दोनों पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से शरत चंद की जीवनी का क्या नाम है। शरत चंद की जीवनी का क्या नाम है, यहाँ पर 69 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा, राइट आंसर देख लीजिए, शरत चंद की जीवनी का नाम क्या है, तो यहाँ पर 69 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, यहाँ पर आवारा मसीहा। ठीक है, कौन सा आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर शरत चंद की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। और याद रखिए आवारा मसीहा लिखा किसने है, आवारा मसीहा लिखा है आपके विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जो कि किसकी जीवनी पर आधारित है, तो शरत चंद की जीवनी पर आधारित है। एक प्रश्न में दो प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आवारा मसीहा लिखा किसने है, आपके विष्णु प्रभाकर ने। ठीक है, किसकी जीवनी पर, तो आपकी किसकी जीवनी पर, तो आपकी शरत चंद की जीवनी पर लिखा है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। नीड़ माने हमने बताया था आपको घोषणा होता है, नीड़ है ना, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। ये जो आपकी आत्मकथा है, ये है आपकी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा। याद रखिए नीड़ का निर्माण ये आपके हरिवंश राय की है, और कह सकते हैं इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका होता है क्या भूलूं क्या याद करूं, एक होता है नीड़ का निर्माण, और तीसरा होता है बसेरे से दूर, और चौथा होता है 10 द्वार। ये 4 हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से किसे छायावादी महाकाव्य है। यहाँ पर देखिए कौन आपका छायावादी महाकाव्य है, हमने आपको बताया भी है छायावाद का महाकाव्य। चलिए 71 का जवाब देना है, 71 का जवाब देना है, सभी को जवाब देना है, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का जवाब बिल्कुल लगभग सही है। यहाँ पर देखो छायावादी महाकाव्य है आपका कामायनी, जो कि आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपका लिखित है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। अगर आप डेली क्लासें लेते हैं तो 100% यकीन है कि इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। 72 नंबर, 72 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
याद रखिए कामायनी जो आपकी है वो आपके 15 सर्गों में विभाजित है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर। तो याद रखिए कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में किया गया था कामायनी का प्रकाशन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साकेत का अर्थ क्या है? साकेत का अर्थ देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि साकेत किसकी रचना है, यहाँ पर ये पूछा गया है साकेत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जबकि साकेत कह सकते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचना की गई है। जो साकेत है, साकेत की रचना किसने की है? तो आपके मैथिली शरण गुप्त ने। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, या कह सकते हैं अयोध्या नगरी, या आपके भगवान राम जन्मभूमि। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये साकेत है, तो साकेत में जो सरयू नदी है वहां पर कहा जाता है कि भगवान जो राम थे उन्होंने सरयू पर स्नान किया, वहीं से कह सकते हैं वो स्वर्ग से धार गए थे, और जितने भी नगरवासी थे वो भी सरयू पे स्नान करते हैं और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो साकेत में कह सकते हैं लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण की पत्नी के बारे में, ठीक है, और ढेर सारी मतलब राम से ये कह सकते अयोध्या नगरी से पूरा जुड़ा हुआ यहाँ पर कहानी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो साकेत की बात करते हैं, याद रखिएगा कि साकेत में जो सर्ग हैं ये आपके 12 सर्ग हैं। कितने हैं? 12 सर्ग हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? उर्मिला नाम सुना होगा आपने। उर्मिला कौन है? तो आपके लक्ष्मण की पत्नी है ना। तो उर्मिला का विरह वर्णन अर्थात लक्ष्मण से जब विरह हुई थी, है ना, तो वहां का वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन है ये आपके किस सर्ग में है? ये सर्ग जो आपका है कौन सा? 76 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, नवम, अर्थात 9वें सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के विरह का वर्णन किया गया है जो कि आपके साकेत में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सी रचना का महादेवी जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देख लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमेशा प्रश्न आपके बनते हैं, हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपको मिला था आपके महादेवी वर्मा को, ये मिला था ऑप्शन राइट 77। चलिए जवाब दीजिए। चलिए सभी के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, यामा के लिए मिला था। ठीक है, यामा के लिए मिला था 1982 में 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके महादेवी वर्मा को दिया गया था, यामा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से प्रगतिवाद का कवि कौन नहीं है? प्रगतिवाद का कवि इनमें से कौन नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके प्रगतिवाद के आपके नहीं है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपके हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, कौन आपके? तो केदारनाथ सिंह हैं। ये कह सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था ये आपके बलिया में हुआ था 1934 में, और इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और 1983 में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, केदारनाथ को। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि अकाल में सारस किस कवि की रचना है? अकाल में सारस, और अकाल में सारस ये किस कवि की रचना है? 79 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। हमने अभी बताया भी ये कि केदारनाथ का जन्म हुआ था 1934 में, बलिया में हुआ था। इन्हें 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि काशीनाथ सिंह का उपन्यास, काशीनाथ सिंह, देखिए यहाँ पर दिया है काशीनाथ सिंह का उपन्यास, और 80 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर, रेहन का रघु। याद रखिए काशीनाथ सिंह का उपन्यास क्या है? तो रेहन का रघु है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? यहाँ पर नायिका के बारे में पूछा गया है, और नायिका जो आपकी हैं आपका 81 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, वर्षा वशिष्ठ हैं। कौन है आपके? वर्षा वशिष्ठ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे चांद चाहिए। यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो रचना है, ये रचयिता हैं वो सुरेंद्र वर्मा है। मुझे चांद चाहिए, इसके जो आपके रचयिता हैं वो सुरेंद्र वर्मा है, और नायिका जो आपकी है वो वर्षा वशिष्ठ हैं। ठीक है,
और अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहा आपसे इनमें से कौन सी कृति धूमिल की है। धूमिल, धूमिल की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है। तो संसद से सड़क तक, ठीक है, संसद से सड़क तक ये किसकी कृति है। तो आपकी धूमिल की है। तो आपका 82 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, याद रखिएगा हमने यहाँ पर टेलीग्राम पे भेज दिया है सप्तक, तार सप्तक के कवि कौन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और देव जी के ट्रिक सर्च करिए टेलीग्राम में, टेलीग्राम में सर्च करिए देव जी के ट्रिक, वहाँ पर आपको कई पीडीएफ भी मिल जाएंगी और जो जरूरी आपकी पॉइंट होते हैं वो भी हम आपको दे देते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। याद रखिएगा कि 83 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था ये कब हुआ था। राइट आंसर आपका यहाँ पर 84 का हो जाएगा आपका ए नंबर 1943, ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 को हुआ था। ऑप्शन राइट आपका 84 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि इनमें से दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है। दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 85 नंबर दिया है, कह रहा आपसे भवानी प्रसाद द्विवेदी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश मेहता और आपके धनवी भारती। तो यहाँ पर आपके दूसरा क्या आपके नहीं है कौन। तो आपके जो आपके प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं ये आपके तीसरे के हैं ना कि दूसरे के। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ है। 86 का जवाब क्या बनेगा। 86 का जवाब पूछा है और 86 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। नई कविता का जो प्रारंभ होता है वो कह सकते हैं 1951 के बाद होता है। तो 1951 के बाद अगर देखेंगे तो ऑप्शन के पास जो आपको लगभग मिलेगा वहीं पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका हो जाएगा 1953 ईस्वी, ठीक है। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ तो 1951 के बाद होता है। तो आपके पास में जो आपका है 1953, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम बताइए। आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम पूछा है। 87 नंबर यहाँ पर पूछा है जवाब। तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आत्मजयी की जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, ये आपके हैं कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण। देखिए हम एक प्रश्न को 3-3 बार 4-4 बोल रहे हैं ताकि ये आपको याद हो जाए, है ना। फास्ट हम नहीं भाग रहे हैं डेली की तरह, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 87 का हो गया ना। अगला दिया गया है कि कुंवर नारायण की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद होगा कि कुंवर नारायण जो संबंधित हैं किस सप्तक से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं आपके तीसरे सप्तक से संबंधित हैं कुंवर नारायण, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, तीसरा सप्तक। अगला प्रश्न आपका है कि काठ की घंटियां किस कवि की काव्य करती हैं। काठ की घंटियां, याद रखिए काठ की घंटियां ये जो आपकी है ये है ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका बनेगा आपका ए नंबर, ये आपकी सर्वेश्वर दयाल, ठीक है। कौन आपके हैं तो सर्वेश्वर, ऑप्शन राइट आपका 89 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला। यहाँ से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलते हैं और थोड़े से आपके प्रश्न बनते हैं, 5-6 प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, है ना। तो आपके 1965, याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत आपकी हुई थी वो आपकी 1965 को हुई गई थी, जो कि आपके मलयालम के लिए दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो यहाँ पर आपका 90 का जवाब बनेगा ऑप्शन ए, आपकी जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो अदर जो आपके दिए हैं 3, तो इनको कब मिला है। तो याद रखिए ये अज्ञे जी को मिला है 1986 में मिला था, अज्ञे जी को 1986 में मिला था। वहीं पर जो आपके दिए हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 मिला था, 1968 मिला था। और वहीं अब बात करें रामधारी सिंह दिनकर को, इनको मिला था 1972 में, 1972 में मिला था। और अगर बात करें कि 2019 में किसे मिला है, 2019 में मलयालम में मिला है आपके अक्कीतम अच्युतन नमंदुरी, ठीक है, अजीब सा नाम है।
बस इतना याद रखना, अक्कीतम। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आपके बन सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताइए। परिंदे कहानी के लेखक का नाम पूछा है और यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, ये आपके हैं निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे कहानी के लेखक आप कौन है, तो निर्मल वर्मा है। और इस कहानी का प्रकाशन जो हुआ था वो 1956 को हुआ था, 1956 को इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नवगीत अर्धशतकी के संपादक हैं। नवगीत अर्धशतकी के संपादक आपके कौन है, यहाँ पर आपका 92 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी, नवगीत अर्धशतकी के संपादक हैं स्वयंभू सिंह। ठीक है, कौन आपके हैं, स्वयंभू सिंह है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि नाटक जारी है, इसमें से किसकी कृति है। देखिए नाटक जारी है, नाटक जारी है, ये किसकी कृति है, 93। तो 93 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, लीलाधर जंगुड़ी। लीलाधर जंगुड़ी ये नाटक जारी इनकी कृति है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा है। बकरी नामक नाटक इनमें से किसने लिखा है, तो याद रखिए बकरी, यहाँ पर नाटक के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार बता दे रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं बकरी नामक नाटक जो लिखा है ये आपका लिखा है 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। याद रखिए ये नाटक जो प्रकाशित हुआ था ये आपके 1974 को प्रकाशित हुआ था, 1974 को प्रकाशित हुआ था। ये आपका बकरी जो आपका है, देखिए ये जो आपका नाटक है ये आपके चुनाव पर आधारित है और बकरी शब्द दिया गया है जनता का प्रतीक है कि किस प्रकार से जनता को भ्रम में डाला जाता है, नोच लिया जाता है और किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, अर्थात महात्मा गांधी के दिए हुए वचनों का ये लोग उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित है आपका ये नाटक, याद रहेगा अपना। बकरी नाटक किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ये नाटक आधारित है आपके चुनावी मुद्दे पर। ठीक है, चुनाव पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की कृति है। अतीत के चलचित्र, और अतीत के चलचित्र ये जो आपकी कह सकते कृति लिखा है, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि लिखा किसने है, तो आपके महादेवी वर्मा ने लिखा है। और ये जो आपकी आधारित है अर्थात ये है क्या, ये है क्या, तो 95 का जवाब आपका ये हो जाएगा, ये आपकी है रेखा चित्र। क्या है, रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि इनमें से महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा, तो देखिए दीप शिखा है, पथ के साथी है, तो श्रृंखला की कड़ियां भी जरूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 96 का जवाब बनेगा ऑप्शन राइट। चलिए सभी का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, सब बात सभी को नंबर मिल रहे हैं आज। यहाँ पर दिया है डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कितने पाकिस्तान के लेखक हैं। कितने पाकिस्तान, भैया पाकिस्तान का नाम जैसे ही सुनते हैं तो सभी के दिमाग में खून खौल जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने पाकिस्तान के जो लेखक हैं ये आपके कौन हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कलमेश्वर। ठीक है, कमलेश्वर ये पाकिस्तान के लेखक है। 97 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि महाप्रस्थान किस कवि की कृति है। महाप्रस्थान किस कवि की ये कृति है, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके नरेश मेहता की है। किसकी है, तो नरेश मेहता की है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि साये में धूप के रचयिता कवि। साये में धूप के रचयिता के जो कवि हैं वो आपके कौन है, साये में धूप, और इसके जो आपके हैं ये आपके हैं दुष्यंत कुमार। ठीक है, कौन आपके, दुष्यंत कुमार हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा दुष्यंत कुमार। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार। पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार जो बनेंगे वो आपके कौन बनेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, आपके मंगलेश्वर डबराल, ये आपके पहाड़ पर लालटेन के कृतिकार हैं। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार के लेखक कौन है, ये आपके हैं गरसादा तासी। ठीक है, जो कि हमने आपको पहला प्रश्न जब बताया था, पहले प्रश्न में ही आपको ये पॉइंट बताया गया था, है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो आपके हैं वो आपके कौन हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। याद रखिए हिंदी साहित्य की भूमिका दिया है, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर
हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है आपके? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार प्रकाशित हुआ था। देख सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ये पहली बार जो आपका प्रकाशित हुआ था, राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो कि रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास। याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या मानी है? आदिकाल की समय सीमा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था और आपकी कह सकते हैं 13वीं सदी के बीच में ही आपका था। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो आपका दिया गया है कौन आपका ए नंबर, जो आपका ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 104 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? राइट आंसर आपका क्या बनेगा? बिल्कुल सही है। याद रखिए आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पौम चरित्र के रचयिता कवि कौन है? देख लीजिए पौम चरित्र, और इसको भी हमने काफ़ी डिटेल से आपको बताया था। यहाँ पर पौम चरित्र बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। पौम चरित्र के जो रचयिता हैं वो आपके स्वयंभू हैं। कौन आपके हैं? स्वयंभू हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिए पौम चरित्र जो आपका पहला ग्रंथ है। ठीक है, क्या है? ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ग्रंथ है। ठीक है, पहला ग्रंथ। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ढोला मारू रा दूहा किसकी कृति है? ढोला मारू रा दूहा जो आपका है ये किसकी कृति है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपके कुशल लाभ का। किसका है? कुशल लाभ का है ढोला मारू रा दूहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि बीसल देव रासा, यहाँ पर रासो होगा। बीसल देव रासु, यहाँ पर कह सकते हैं रासो का प्रधान रस है। बीसल देव रासु, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो प्रधान रस है वो आपका श्रृंगार रस है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि नरपत नाल्ह की रचना कौन सी है? नरपत नाल्ह की रचना आपकी कौन सी है? राइट जवाब देना है। राइट जवाब देना है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर 109 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपका डी नंबर है बीसल देवरासु। ठीक है, नरपत नाल्ह की रचना कौन सी है? तो आपकी बीसल देवरासु है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपके कौन थे? यहाँ पर देख लीजिए बहुत बार हमने पढ़ाया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि भरतेश्वर बाहुबली रासो को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है? देख लीजिए नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भरतेश्वर बाहुबली रासो। और इन्हें कह सकते हैं हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है? ये माना है आपके ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली रासो को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ माना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? इजी क्वेश्चन आपके लिए है। खड़ी बोली हिंदी के पहले आपके कवि हैं, ये आपके कवि हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? जो आपका रासो शब्द है इसकी जो व्युत्पत्ति है वो किससे माना है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, रासक से माना है। याद रखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से माना है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आहला खंड किस वीरगाथा काव्य का दूसरा नाम है? आहला खंड, जो आहला खंड है ये कह सकते हैं किस वीरगाथा काल का दूसरा नाम है? यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका बी नंबर, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आपका आलाखंड, जो कि आपके वीरगाथा काल का है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है? संत कवि, देखिए संत कवि में आप देख सकते हैं कि आपके जो आपके दिए हैं आपके यहाँ पर कबीरदास, गुरु नानक, रैदास और आपके ईश्वरदास। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो आपने हमेशा कबीरदास संत हैं, गुरु नानक संत हैं, रैदास आपके संत हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ईश्वरदास ये संत कवि नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका है कि कुतुबन की रचना का नाम बताइए। हमने आपको सेकंड वाली वीडियो में बताया था कि कुतुबन की रचना जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। 106 का जवाब देना है। 106 का जवाब बिल्कुल सही है, ये मृगावती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा मृगावती, या आपके कुतुबन की रचना है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से जायसी का ग्रंथ कौन सा है। जायसी का ग्रंथ, तो जायसी में आप लोगों ने देखा होगा कि आपने पद्मावत पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने पद्मावत पढ़ा होगा, है ना, लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और कुछ लोगों ने अखरावट भी पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि ये जो आखिरी कलाम है ये भी इन्हीं की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी नंबर। ये जो आपके पद्मावत हैं, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये सभी आपके कह सकते हैं जायसी के ही ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जायसी का जीवन काल है। जायसी का जीवन काल जो आपका है ये आपका कह सकते हैं कब से कब, तो आपकी 1492 से 1542 ईस्वी तक। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। देख लीजिए पद्मावत महाकाव्य, और ये किस भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यह आपके अवधी भाषा में लिखा गया, याद रखिए पद्मावत किस भाषा में, तो आपकी अवधी भाषा में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता आपके कौन हैं, रचयिता आपसे पूछा है, और राइट आंसर आपका बताओ जी क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको जवाब हो जाएगा आपका नूर मोहम्मद। देखिए नूर मोहम्मद, ये आपके अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं, नूर मोहम्मद, याद रहेगा। चलिए अगला है कि उर में माखन चोर अड़े। उर में माखन चोर अड़े पंक्ति इनमें से किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है वो आपकी किस कवि की है, जवाब देना है। और राइट आंसर आपका 121 का जवाब सही हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। ये आपकी सूरदास की है, याद रखिए पंक्ति का नाम है उर में माखन चोर अड़े, ये आपकी सूरदास की पंक्ति है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि तुलसीदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है। तुलसीदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है, यहाँ पर देखिए 122 नंबर। तो यहाँ पर देखिए कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये तो हैं, लेकिन यहाँ पर सतसई जो आपकी हो बिहारी के हैं। हमने आपको बताया था बिहारी की सतसई, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके कह सकते हैं सी नंबर, ये सतसई आपकी तुलसीदास का नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। देख लीजिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका 123 का जवाब बनेगा। 123 का जवाब बनेगा यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होता है आपका रीतकाल। ठीक है, रीतकाल। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कमेंट ये भी आए थे पिछले पार्ट में कि यहाँ पर सर जो कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में अब नहीं आते हैं। भैया आप उठाकर कॉपी देख लीजिएगा, जब हम आपको 150 प्रश्न आपको पढ़ाएंगे, 150 पढ़ाएंगे तो भैया 150 प्रश्न आपके अलग अलग प्रैक्टिस सेट में आएंगे ना। अब हम एग्जामिनर तो है नहीं कि 150 प्रश्न आपको उठा के एक ही प्रैक्टिस सेट में दे दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि सब प्रश्न, और ऐसा भी तो है ना कि आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आगे एग्जाम में मिल सकते हैं। हमारा फर्ज होता है पढ़ाना, और आगामी पेपर को देखते हुए जैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, प्रयास हमारा यही रहता है। और एग्जामिनर होंगे तो भैया पेपर लीक करा देंगे, आप लोग पास हो जाओगे, है ना। लेकिन भैया यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, ताकि जब आप किसी चेयर में बैठो, जिस उस स्थिति में बैठो, उसकी वैल्यू समझो। क्योंकि जो पैसे से जाता है ना, वो उस पोस्ट की वैल्यू नहीं समझता है, उसको तो वही पैसा चाहिए जो उसने दिया था, और पैसे लेके फिर क्या होता है, वो दूसरे से पैसा लेना शुरू कर दिया है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छी से पोस्ट में जाइए और करप्शन को ख़त्म करिए। हाँ, एक लोग करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी लोग योग्य हो जाएंगे, सभी योग्य बैठ जाएंगे, तो 100% करप्शन आपका ख़त्म हो सकता है। पूरी तरह से कभी नहीं ख़त्म होगा, इंडिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कबीरवाणी के डिटेक्टर थे। कबीरवाणी के डिटेक्टर थे, ये आपकी जो आलोचक है, ये कथन जो आपका है किस आलोचक का है। तो 124 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है। लोकनायक वही हो सकता है, लोकनायक वही हो सकता है, ये जो आपके है किसकी है। 125 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपके है किसका, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, और अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है
कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। द्वैतवाद दिया है, द्वैतवाद, और द्वैतवाद के हो जाएंगे आपके सी नंबर मध्वाचार्य हैं। कौन आपके, तो मध्वाचार्य हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 126 का यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। इसको हमने आपको बताया था कि रामचरितमानस जो आपका है ये कह सकते हैं इसमें से सोपान वर्ड बोल दिया जाता है, कितने भाग हैं, कितने खंड हैं, कितने सोपान में बांटा गया है ना। तो 127 का जवाब क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। सही है, आपका ये नंबर हो जाएगा 7 खंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है। देख लीजिए रामचरितमानस में कौन सा कांड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है कहाँ से, तो आपके बालकांड, अरण्यकांड, लवकुश कांड और आपका किष्किंधा कांड। तो रामचरितमानस में याद रखिएगा कि यहाँ पर बालकांड भी है, अरण्यकांड है और आपका किष्किंधा कांड है, लेकिन लवकुश कांड ये रामचरितमानस में नहीं है। आप पढ़कर देखिएगा तो हो सकता है आप पहली बार ये प्रश्न पढ़ रहे हों तो थोड़ा सा अचंभव आपको लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 128 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे भ्रमर गीत सार किसकी कृति है। भ्रमर गीत सार, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले भी आया था लेकिन थोड़ा सा घुमा के आया है। यहाँ पर याद रखिए कि भ्रमर गीत सार जो कृति है वो आपके सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के कुछ विशिष्ट पदों का संकलन है, जो कि संपादक कह सकते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अनेकार्थ मंजरी के रचयिता जो आपके कवि हैं वो आपके कौन हैं। इसको भी हमने पढ़ाया है, अनेकार्थ मंजरी, और अनेकार्य मंजरी दिया, अनेकार्थ होता है, तो अनेकार्थ मंजरी के रचयिता हैं या आपके कौन हैं, तो आपके नंददास हैं। याद रखिए यहाँ पर आपका थोड़ी सी मिसप्रिंट थी तो आपको बता दे रहे हैं नंददास। ठीक है, कौन आपके, तो आपके नंददास थे, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, कर आपसे कि संतन को कहाँ सीकरी 100 काम, यह पंक्ति किस कवि की है। संतन को कहाँ सीकरी 100 काम, ये पंक्ति किस कवि की है। ये पंक्ति जो आपकी है ये आपकी है 131 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये कुंभन दास की है, किसकी है, कुंभन दास की है। और नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा था। रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा था, या 132 का जवाब देना है, 132 का जवाब देना है। तो ये आपके हैं आपके बिहारी जी। कौन है आपके, तो बिहारी जी हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था। देख लिए घनानंद की प्रेमिका का नाम, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हमने आपको बताया भी था कि सुजान नाम था उनकी प्रेमिका का नाम। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान। ये लड़की है, लड़का नहीं है, याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि उनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है। रीत सिद्ध, इनमें से कह सकते हैं रीत सिद्ध कवि जो आपके हैं वो आपके कौन हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, या आपके हो जाएंगे आपके कौन, तो आपके बिहारी। ठीक है, बिहारी हो जाएंगे। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है। वेरी वेरी IMP प्रश्न आपका है। यहाँ पर 135 का जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका ये नंबर। ये आपके हैं केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन थे। रचयिता कवि कौन थे, शिवराज भूषण के रचयिता कवि। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो शिवराज भूषण के रचयिता कवि जो आपके हैं वो आपके हैं, सभी का जवाब देना है, बिल्कुल सही है, शिवराज भूषण आपके भूषण। ठीक है, तो 136 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पद्माभरण है। पद्माभरण जो आपका है ये आपका है क्या। ये जो आपका है ये आपका अलंकार ग्रंथ है। क्या है आपका, अलंकार ग्रंथ है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन ग्रंथ केशव का नहीं है। कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। देख लिए केशव का, तो आपके देखिए रामचंद्रिका भी बताया है, वह विज्ञान गीता भी है और आपका कपिरिया है, लेकिन वहीं पर आपका जो आंसू है ये आंसू आपके केशव का नहीं है, आपके जयशंकर का है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कह सकते हैं आंसू केशव दास का नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गंगा लहरी के रचयिता कवि हैं। गंगा लहरी दिया है, गंगा लहरी है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हुए होंगे क्योंकि इसके पहले आपने सूरदास को भी पढ़ा था। सूरदास ने जो लिखी थी वो आपकी कह सकते हैं उनकी थी आपकी साहित्य लहरी। याद रखिएगा, सूरदास की जो थी वो साहित्य लहरी थी, ये दिया है आपकी गंगा लहरी है ना। तो गंगा लहरी आपका 139 का जवाब बनेगा, ऑप्शन बी,
ये आपकी पद्माकर जी की है। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ से डाउट क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि अलंकार ब्रह्म भजन नामक रीत ग्रंथ रचयिता हैं। अलंकार ब्रह्म भजन नामक रीत ग्रंथ के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन हैं? तो ये हैं आपके ग्वाल कवि। कौन है आपके? ग्वाल कवि हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? यहाँ पर 141 का जवाब क्या बनेगा? 141 का जवाब तो कलम प्रेमचंद की जीवनी ये लिखी गई है आपके कलम का सिपाही के नाम से। ठीक है, किस नाम से? कलम के सिपाही के नाम से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनामिका के रचयिता हैं। अनामिका के रचयिता जो आपके हैं वो आपके कौन? तो आपके कौन? निराला जी हैं। याद रखिए, अनामिका के रचयिता आपके कौन हैं? तो आपके निराला जी हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से छायावादी महाकाव्य है। देखिए, छायावादी महाकाव्य की बात किया है, महाकाव्य की बात किया है, तो जवाब आपका क्या बनेगा? तो कामायनी। कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद किस युग से हैं? आपके छायावाद से। तो छायावाद का काव्य कौन हुआ? जो आपके कामायनी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है। राम कथा पर आधारित महाकाव्य नहीं है, यह आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 144 का जवाब क्या बनेगा? देखिए, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, साकेत, है ना। साकेत के बारे में बताया। साकेत का अर्थ क्या होता है? हमने बताया था ना, अयोध्या नगरी, जिसमें से आपके कह सकते हैं राम जो हैं, है ना, तो राम जन्मभूमि, वहाँ पर आपके कह सकते हैं लक्ष्मण के और कह सकते हैं उनकी पत्नी का वियोग का वर्णन हमने पिछली वीडियो में बताया था अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए प्री प्रवास, ये कह सकते हैं राम कथा पर आधारित आपका महाकाव्य नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन बनेगा? यहाँ पर आपका सी वाला आपका बनेगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक 145 का जवाब बनेगा ऑप्शन सी, ये आपके प्रेमचंद हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि कफन कहानी के लेखक, कफन कहानी के लेखक आपके कौन हैं? 146 नंबर, 146 नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन डी आपके प्रेमचंद है। कौन आपके? प्रेमचंद है। आपके नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिए, हिंदी साहित्य अगर आपकी कवर है तो आपकी हिंदी अगर कवर है आपकी हिंदी साहित्य तो कोई नंबर काट नहीं सकता है। फुल में फुल आप क्वेश्चन करके आएंगे। अगला है कि अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा जो आपकी है आपके डॉक्टर नागेंद्र की है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की आत्मकथा का एक भाग है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। ऑप्शन आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, आपके हरिवंश राय बच्चन की है, जो कि आत्मकथा है, मतलब खुद लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, किसकी कृति है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपकी त्रिलोचन जी की है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि 2014 में किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? देखिए 2014 के बाद किया गया है और ये दिया गया था आपकी केदारनाथ जी को। ठीक है, किसको दिया गया था? केदारनाथ जी को दिया गया था। हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। टोटल हमने बताया भी था, महत्वपूर्ण बताया था, 2019 को बताया था।